दोस्तों, हमें हमेशा से यही लगता है कि एलियंस किसी दूसरी दूर की गैलेक्सी के प्राणी हैं जो अपनी बहुत ही ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से लाखों मील का सफर करती हैं, जिनके पास ऐसे क्राफ्ट है जो हर घंटे सैकड़ों हजारों मील तक का सफर कर सकती हैं। हमारे यहाँ अब तक का जो सबसे फास्टेस्ट रॉकेट बना है वो है स्पेसएक्स का स्टारशिप, जिसकी सबसे ज्यादा स्पीड है करीब 15,000 मील प्रति घंटे। ऐसे में इंसानों को एलियंस के एडवांस टेक्नोलॉजी वाले क्राफ्ट की स्पीड तक पहुंचने में बिजली की स्पीड लगेगी, जहां तक पहुंचने में कम से कम हजारों साल लग जाएंगे। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि एलियंस हम तक पहुंचने के लिए ट्रांसपोर्ट का कोई दूसरा ही तरीका अपना रहे हैं, तो कुछ ऐसा जो रोशनी की स्पीड से भी तेज है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं धरती पर मौजूद एलियन पोर्टल्स की। संयुक्त राज्य अमेरिका में एक रेंज है जो यूएफओ एक्टिविटी और दूसरे डायमेंशन से आने वाले डरावने जीवों के लिए बदनाम है। हम बात कर रहे हैं स्किनवॉकर रेंज की। स्वागत है आपका विज्ञान 360 में। स्किनवॉकर रेंज, जिसे पहले शर्मन रेंज कहा जाता था, ये लगभग 512 एकड़ में फैला है और ये यूटा के बेलार्ड के दक्षिण पूर्व में मौजूद है। ये पैरानॉर्मल इवेंट्स और यूएफओ के देखे जाने के लिए जाना जाता है। ये नाम नवाहो कल्चर के स्किनवॉकर से लिया गया है, जो बदला लेने वाले जादूगरों से संबंधित है। नवाहो संस्कृति में स्किनवॉकर एक दुष्ट चुड़ैल है, जिसके पास जानवर में बदलने, उस पर कब्जा करने या उसका रूप लेने की ताकत होती है। कई गवाहों ने कहा कि उन्होंने न सिर्फ कई यूएफओ देखी हैं, बल्कि उस प्रॉपर्टी में खुलेआम घूमते अजीब, स्ट्रेंज और डरावने जीवों का भी उन्होंने सामना किया है। ये रेंज यूएफओ हॉटस्पॉट होने के लिए बदनाम है। उस क्षेत्र में और उसके आसपास रहने वाले सभी लोगों ने कम से कम एक बार यूएफओ तो जरूर देखा है। एबनॉर्मल साइटिंग में प्रकाश की गेंदें, सफेद गोले, स्ट्रक्चर्ड क्राफ्ट्स शामिल है और ये नज़ारे दिन के किसी भी वक्त होते रहते हैं, फिर चाहे दिन हो या रात। 1996 में रॉबर्ट बिगेलो नाम के एक अमेरिकन बिजनेसमैन ने स्किनवॉकर रैंच को $2 लाख में खरीदा था। बिगेलो खुद भी यूएफओ के बारे में जानने के लिए एक्साइटेड रहते थे और इसीलिए सभी एलियन और यूएफओ एनकाउंटर्स के बारे में सुनने के बाद उसके लिए ये प्रॉपर्टी यकीनन काफी अच्छी थी। बिगेलो ने नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डिस्कवरी साइंस की भी स्थापना की, जो 1995 से 2004 तक ऑपरेट हुई। इसका मकसद यूफोलॉजी पर खास ध्यान देने के साथ अलग अलग फ्रिज साइंस और पैरानॉर्मल सब्जेक्ट्स पर सीरियस इन्वेस्टिगेशन को बढ़ावा देना और शोध करना था। जाहिर है कि जिस रैंच मालिक से बिगेलो ने प्रॉपर्टी खरीदी थी, वो अपने परिवार के साथ कम से कम 20 महीने से उस रैंच पर रह रहा था। आप मानो या न मानो, वे 20 महीने उनके जीवन के सबसे भयानक वक्त थे। इतना कि डर के मारे परिवार के सभी 4 सदस्य हर रात एक ही कमरे में फर्श पर सोते थे। उन्होंने भूत प्रेत जैसी एक्टिविटी को होते देखा। रैंच के मालिक की पत्नी किराने की खरीदारी करने के बाद जब वापस घर आई, तब सभी सामान को उन्होंने शेल्फ पर रख दिया और दूसरे कमरे में वे चली गई। और जब वो वापस आई तो उसे सारा खाना किराने के बैग में वापस रखा मिल जाता था। इसी तरह बाथरूम से ब्रश और तौलिए जैसी चीजें अचानक गायब हो जाती थी। ऐसे ही एक दिन रैंच के मालिक का विशाल ड्रिलिंग का सामान हवा में गायब हो गया और बाद में उसे ये एक पेड़ से लटका मिला। परिवार को रात में अजीबोगरीब आवाजें भी सुनाई देने लगी, जैसे कोई उनसे अजीब एलियन की भाषा में बात कर रहे हो, जिसे वे समझ नहीं पा रहे थे। ये तब और भी डरावना हो गया जब उन्हें रात में अपनी खिड़की के ठीक बाहर छवियां दिखाई देने लगी। बड़ी बड़ी छिपी हुई इंसानों जैसी छवि उनके घर में झांकने की कोशिश कर रही थी। इसके बाद बाहर और घर के अंदर भारी कदमों की आवाज सुनाई देने लगी, ये दिखाने के लिए जैसे मानो एलियन प्राणी बिना कोई दरवाजा या खिड़की खोले ही उनके घर में घुस आए हो।
फिर सबसे डरावनी बात होने लगी। गायों के पैरों के निशान बर्फ में दिखाई देते और फिर वे गायब हो जाते। ऐसा कहा जा रहा था कि उन्हें एलियंस ने अगवा किया हो। इसी तरह बछड़ों के साथ भी बुरा बर्ताव किया गया। सर्जिकल सटीकता के साथ उन्हें काटा गया, जिसे देख साफ पता चलता है कि उनके ऊपर जंगली जानवरों ने हमला नहीं किया था। ऐसा लग रहा था जैसे पिछले 20 महीनों में रैंचर परिवार अपने घर में नरक का अनुभव कर रहे थे। उन्हें आसमान में बड़े बड़े होल्स भी दिखाई देते थे, जिसमें से चीजें उड़ती हुई अंदर बाहर आती थी, बिल्कुल किसी इंटरगैलेक्टिक या इंटर डायमेंशनल पोर्टल की तरह। शुरू में रैंचर ने सोचा कि अमेरिकी सरकार ये सब सिर्फ उसे प्रॉपर्टी बेचने और वहां से निकल जाने के लिए मजबूर करने के लिए कर रही है, लेकिन बाद में उसे एहसास हुआ कि दूसरी दुनिया के जीव सच में मौजूद है। पूरे परिवार को हर शेप्स और साइज के यूएफओ दिखाई देने लगे। यूएफओ जो जमीन पर आते और फिर अचानक बिजली की स्पीड से आसमान में उड़ जाते। उन्होंने अलग अलग तरह के सफेद गोले भी देखे जो इंटरगैलेक्टिक कंट्रोल किए गए लग रहे थे, जो एरिया 51 में देखे गए गायब होने वाले गोले की तरह थे। इससे भी अजीब वो घटना थी जिसमें 4 बैल रहस्यमय तरीके से अपने शेड से गायब हो गए और फिर एक बंद कमरे में दोबारा दिखाई दिए। उन्हें इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं था कि वे वहां कैसे पहुंचे। इसीलिए जब बिगेलो ने उनसे प्रॉपर्टी खरीदी तो वो कुछ सबूत कैद करना चाहते थे और इसीलिए उसने रैंच में हर जगह कैमरे लगा दिए। लेकिन वो अपसेट हुए जब एक कैमरा टुकड़े टुकड़े हो गया, जिसका मतलब था कि एलियन जीव कैमरे पर रिकॉर्ड नहीं होना चाहते थे। और ये पहली बार नहीं है कि एलियंस किसी ऐसे व्यक्ति से नाराज हुए जो उनके ठिकाने का पता लगाने की कोशिश कर रहा था। इसी तरह माना जाता है कि चांद पर गुप्त ठिकाना रखने वाले एलियंस भी लगभग दुश्मनी पर उतारू हो गए थे जब किसी को उनके ठिकाने का पता चला। दोस्तों, वैसे चांद पर एलियंस का बेस होने की बात कोई दूर की सोच नहीं है, क्योंकि एलॉन मस्क ने खुद चांद पर एक परमानेंट ह्यूमन बेस बनाने की अपनी इच्छा जाहिर की है। वो चांद पर एक परमानेंट बेस बनाना चाहते हैं, जिसका इस्तेमाल हमारे भविष्य के इंटरस्टेलर ट्रैवल के लिए लॉन्च पैड के रूप में किया जा सके। लेकिन चांद पर देखे गए एलियन की बात करें तो 2019 में एक रूसी फोटोग्राफर ने चांद पर फोकस करने की कोशिश करते हुए चांद की सतह के पास 3 गोलाकार चीज को घूमते हुए देखा। जब उस चीज को समझने के लिए उसने दोबारा उस पर फोकस किया तो उसने देखा कि चांद पर बाएं से दाएं एक ही स्पीड से कई गोलाकार यूएफओ घूम रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे यूएफओ की एक पूरी बटालियन चांद पर किसी मिशन के लिए उड़ान भर रही हो। तो क्या ये यूएफओ उस एलियन मून बेस से जुड़े हैं जिनके बारे में हम बात करने जा रहे हैं? आइए पता करें। ये सब तब शुरू हुआ जब इंगो स्वान नाम के एक साइकिक को CIA द्वारा चंद्रमा के डार्क साइड को दूर से देखने के लिए नियुक्त किया गया था, खास तौर पर एलियन की मौजूदगी को जानने के लिए। दरअसल रिमोट व्यूइंग एक साइकिक प्रोजेक्शन टेक्निक है, जहां साइकिक को एक जगह पर बिठाया जाता है और वो अपने दिमाग की शक्ति से पृथ्वी पर कहीं भी एक अलग जगह को देख सकता है। इस वीडियो में हम आगे एक दूसरे साइकिक के बारे में बात करेंगे जिसे CIA ने इसी तरह के काम के लिए चुना था, लेकिन उसके लिए चीजें अच्छी नहीं रही। इंगो स्वान की बात करें तो उन्होंने 1998 में पेनिट्रेशन नाम के एक किताब को रिलीज किया था, जिसमें उन्होंने CIA के साथ अपने पूरे एक्सपीरियंस और चंद्रमा की सतह पर उन्होंने जो कुछ भी देखा उसकी डिटेल दी। ये सब बात 2006 में भी सामने आई जब CIA ने हाईली सीक्रेटिव प्रोजेक्ट स्टारगेट के बारे में डॉक्यूमेंट्स रिलीज किए। हम इस प्रोजेक्ट के बारे में बाद में बात करेंगे। ये खास रिमोट व्यूइंग सेशन 1975 में हुआ था। इंगो स्वान को सुबह 3 बजे एक कॉल आया और उन्हें वॉशिंगटन जाकर नेचुरल हिस्ट्री के म्यूजियम का दौरा करने के लिए कहा गया। वहां उन्हें दोपहर के वक्त सेंट्रल रोटुंडा के ऊपर हाथी के पास खड़े होने के लिए कहा गया। वो ठीक समय पर वहां पहुंच गए। तभी एक सैनिक जैसा दिखने वाला आदमी उनके पास आया और उन्हें एक कार्ड दे दिया जिसमें लिखा था, न बोले और न ही कोई सवाल पूछें, ये हमारी और आपकी सुरक्षा के लिए है, कृपया मेरे पीछे आए।
इसके बाद स्वान को एक कार में ले जाया गया, जहां उन्हें एक सैनिक की तरह दिखने वाले आदमी के बगल में बैठा दिया गया। फिर दूसरे सैनिक ने उन्हें एक और कार्ड दिया जिसमें लिखा था, कृपया न बोले, हमें आपके सुनने के डिवाइस की तलाशी लेनी है। उन्हें अच्छी तरह से जांचने के बाद उन्हें एक आखिरी कार्ड दिया गया जिसमें लिखा था, हम आपके टैलेंट के अनुसार प्रोजेक्ट में आपकी मदद चाहते हैं। क्या आप हेलीकॉप्टर में कंफर्टेबल हैं? स्वान के मान जाने के बाद उसके सिर पर एक बैग रख दिया गया ताकि उसे कभी पता न चले कि उसे कहाँ ले जाया जा रहा है, और कार तेजी से निकल गई। आखिरकार उसे एक हेलीकॉप्टर में बैठाया गया। अपने डेस्टिनेशन पर उतरने के बाद स्वान को एक बहुत ही शांत इमारत के लिफ्ट में ले जाया गया। जब लिफ्ट अपनी मंजिल पर पहुंची तो स्वान के सिर से बैग को हटा दिया गया और फिर उसे मिस्टर एक्सेलरॉड से मिलाया गया। इसके बाद एक्सेलरॉड ने स्वान को एक जगह के रिमोट व्यूइंग के लिए काम पर रखने का प्रोजेक्ट रखा और उसे हर दिन $1000 दिया गया, जिसे लेने के लिए स्वान मान गया। उन्हें ये भी बताया गया कि रिमोट व्यूइंग सेशन के दौरान वे जो कुछ भी देखेंगे उसे कम से कम अगले 10 सालों तक किसी को नहीं बताना है। अगले ही दिन स्वान को बताया गया कि वे चंद्रमा को दूर से देखेंगे। उन्हें कोऑर्डिनेट करने के लिए एक लिस्ट दी गई। उन्होंने उनमें से हर लिस्ट को एक एक करके देखा। इनमें जिन जगहों के बारे में बताया गया था उनमें से कुछ पर उन्हें कुछ भी नहीं दिखा। वहां दिखे तो सिर्फ बंजर चंद्रमा की सतह और गड्ढे। लेकिन फिर स्वान को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और कंफ्यूजिंग चीज मिली। उन्होंने चंद्रमा की सतह पर ट्रैक दिखने की बात कही। ये ऐसा कुछ था जो सिर्फ किसी तरह के लूनार व्हीकल से बनाया जा सकता है। फिर वे एक गड्ढे को देखने के लिए आगे बढ़े जो हरे धुंध से भरा था, जिसमें रोशनी भी थी। नजदीक से देखने पर वे कुछ ऐसा देखे जिसे देख वे अपनी कुर्सी पर जम गए। उन्होंने चंद्रमा पर एक एक्टिव एयरफील्ड देखा। स्वान ने हैंगर, सड़क, पुल, टावर और यहाँ तक कि मशीनरी जैसी बड़ी संरचनाएं देखे जाने की बात कही। फिर वो एक अलग जगह देखने के लिए आगे बढ़े जहां उन्होंने कुछ स्ट्रक्चर्स को अलग अलग रंगों की रोशनी को बाहर निकालते देखा। स्वान इनको नजदीक से देखने के लिए अंदर गए। वहां जाकर वो गुंबद जैसी संरचनाएं देख सकते थे जिनमें खिड़कियां भी थी और वही भयानक हरा रंग भी। उसने उन गुंबदों को साफ तरीके से देखने की कोशिश की और खिड़कियों में देखने की कोशिश करने लगे, और जो उन्होंने देखा उसे देख वो चौंक गए। स्वान ने देखा कि मानव जैसी आकृतियां किसी एक्टिविटी में बिजी थी, लेकिन उसके बाद जो हुआ उसने स्वान का खून जमा दिया। पहले एक और फिर कई इंसानों जैसी आकृतियां वहां दिखी जो उनको देख काम करना बंद कर दिए। वे सब सीधे खिड़की की ओर देखने लगे, मानो जैसे वो बताना चाह रहे थे कि उन्हें पता चल गया है कि उन्हें कोई देख रहा है। इससे स्वान बेहद घबरा गया और उसने एक्सेलरॉड को बताया कि उन्होंने उसे देख लिया। फिर एक्सेलरॉड ने स्वान को तुरंत वापस आने के लिए कहा, लेकिन स्वान ने उसे बताया कि वे उसकी ओर इशारा कर रहे थे और चीजें खराब होने वाली थी। इससे कमरे में बड़े पैमाने पर दहशत फैल गई और एक्सेलरॉड ने स्वान से अपनी सुरक्षा के लिए वापस लौटने की रिक्वेस्ट की, और तभी स्वान किसी तरह हकीकत में वापस आ गए। आंखें खोलते ही उसने एक्सेलरॉड से पूछा, तुम्हें पहले से ही पता है कि वे साइकिक्स है ना? इस पर एक्सेलरॉड ने उसे बताया कि एक्सपेरिमेंट खत्म हो चुका है और उसे अब घर जाना चाहिए। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि एक्सेलरॉड ने स्वान के साथ मीटिंग इतनी अचानक क्यों खत्म कर दी? क्या उसने कुछ ऐसा देखा जो उसे नहीं देखना चाहिए था? और अगर स्वान की बात पर यकीन किया जाए तो ये तथाकथित मानव आकृतियां हमारे चंद्रमा पर किसी तरह की इंडस्ट्रियल एक्टिविटी कर रही थी, शायद किसी तरह के रेयर रिसोर्सेज की माइनिंग। चंद्रमा पर चलने वाले आखिरी लोग यूजीन ए सर्नन और हैरिसन एच श्मिट थे, जो 1972 में अपोलो 17 मिशन का हिस्सा थे। उसके बाद से किसी भी इंसान ने कभी चंद्रमा पर पैर नहीं रखा।
लेकिन सितंबर 2025 में एक क्रू मिशन लॉन्च होने वाला है, जिसमें 4 अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा की परिक्रमा करेंगे। ये मिशन डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए नासा की कैपेबिलिटीज की टेस्टिंग करेगा और आर्टेमिस 3 के लिए रास्ता तैयार करेगा, जो चंद्रमा पर पहली महिला और एक व्यक्ति को उतारेगा। क्या ये अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा पर इन तथाकथित शत्रुतापूर्ण मानवों का सामना करेंगे? इसका पता लगाने के लिए हमें 2025 तक करना होगा इंतजार। लेकिन आपको क्या लगता है, अगर एलियंस कभी पृथ्वी पर हमारे रिसोर्सेज पर कब्जा करने के लिए हमले की योजना बनाते हैं तो क्या होगा? क्या लगता है आपको? अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। विज्ञान से जुड़ी ऐसी ही इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल विज्ञान 360 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।